वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेंस के लिए यानी कि जुडिशरी मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। मैं एक सैंपल आंसर उठा रही हूं और मैं चाहूंगी अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस बताइएगा। मैं उनके आंसर्स आपको वीडियो में बताऊंगी जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज क्वेश्चन ले रही हूँ एफआईआर के बारे में, एविडेंशियरी वैल्यू एफआईआर की। देखिए, आपको इतना नॉलेज है कि जब भी आंसर लिखते हैं मेंस में तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखते हैं, ये सबको पता है। लेकिन उससे फिर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है ये देखते हैं। सपोज कीजिए अगर कोई क्वेश्चन दो पार्ट में है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे हुए हैं, तो हम इस तरह से तो नहीं करेंगे कि इंट्रोडक्शन फिर बॉडी फिर कंक्लूजन, क्योंकि वो एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है उसमें तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उन्हें पैराग्राफ वाइज कर सकते हैं और जो उसका दूसरा पार्ट है उसे एक हेडिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। और केस लॉ आप तभी लिखें जब आप कंफर्म हो कि हाँ ये इसी क्वेश्चन से या इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपको नहीं आता तो आप गलत ना लिखें। आपको ऐसा नहीं है कि केस लॉ नहीं लिखने के नंबर कटेंगे, लेकिन अगर आप गलत लिख देते हैं तो नंबर जरूर कट जाते हैं। तो देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये प्रीवियस ईयर हरियाणा, दिल्ली इनमें आ चुका है और शायद एमपी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म एफआईआर एंड व्हाट इज इट्स एविडेंशियरी वैल्यू। अब देखिए, ये क्वेश्चन है दो पार्ट में, यानी कि पहले एफआईआर का मतलब बताना है और उसके बाद उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको हर पॉइंट से बताती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन अगर सपोज कीजिए 5 या 10 नंबर का आता है तो उसे आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए, आपने अगर मेंस लिखा हो तो आपको ये बात पता होगी कि टाइम ज्यादा नहीं मिलता है। हमें यहाँ घर बैठे लगता है कि हम पता नहीं क्या क्या लिखाएंगे उसके अंदर, कि ये भी आता है हमें, और वहां पे हम सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ वो पॉइंट भी लिखना चाहिए, मेरे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ज्यादा अच्छे बनाने के चक्कर में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। तो ऐसा ना करें। आप अगर 5 नंबर का क्वेश्चंस है तो उसमें बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखें। अगर वही क्वेश्चन 10 नंबर का है तो उससे थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे ये क्वेश्चंस मैंने उठाया है, ये 10 मार्क्स का सपोज है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एफआईआर पूछी है तो एफआईआर आप लिखेंगे कि इट इज अ रिटन रिपोर्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, यानी कि उसने रिसीव की, रिगार्डिंग कमीशन ऑफ किस ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर की जाती है, एंड साइंड बाय इंफॉर्मेंट एंड पुलिस ऑफिसर। ये हो गई बात। उसके बाद आपको ये जरूर लिखना है कि एफआईआर इज नॉट डिफाइंड इन सीआरपीसी एनीवेयर, क्योंकि ये डिफाइंड तो है ही नहीं। मैंने आपको एफआईआर की जब वीडियो बताई थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि एफआईआर को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो वो बात आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एफआईआर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ललिता कुमारी का केस आप जरूर लिखें, ठीक है। ये तब है जब थोड़ा सा आपको मार्क्स ज्यादा क्वेश्चंस में है, यानी कि 10 मार्क्स का है। 5 में तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 में आप अगर 2 क्वेश्चन हैं तो टाइम ही हो जाएगा, क्योंकि 5 के हिसाब से फिर हमें टाइम भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि इसमें इतना टाइम होगा। तो उसमें तो आप चाहे केस लो ना लिखें, लेकिन अगर 10 का है तो देखिए, अगर श्योर है तो जरूर लिखिएगा। यानी कि मैंने देखिए ललिता कुमारी का केस अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा केस है, यानी कि ये 2-3 पेज का है। अब 10 नंबर का मार्क्स है, आप उसमें सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं। तो ललिता कुमारी वर्सेस यूपी आप जब लिखेंगे एंड अदर्स 2013, द गाइडलाइंस ऑफ एफआईआर मेंशन्ड इन दिस केस, ठीक है, रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी, ठीक है। इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है जहां
कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वहां पे। और नेसेसिटी ऑफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इट्स स्कोप, यानी कि ये इट्स स्कोप इसलिए लिखा है कि इसमें कहा गया है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और आपको लगता है कि हाँ इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत होगी तो पुलिस ऑफिसर वो भी कर सकता है। तो ये इस तरह से आप छोटा करके लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है बड़ा, यानी कि एक्सप्लेन करना है एफआईआर को और एविडेंशियरी वैल्यू बतानी है, तो आप एफआईआर का लिख के कि ये इसकी डेफिनेशन और कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। अगर किसी और चीज के बारे में पूछते हैं, यानी कि कोई और क्वेश्चन सपोज आ जाता है, तो उसमें आप सेक्शन नंबर लिख दीजिए। और अगर कहीं डिफाइन नहीं है तो ये जरूर लिखिए। और उसके बाद केस अगर उसमें है तो लिखें, आपको याद है खासकर तब, नहीं याद है तो मत लिखिए। सिंपल टर्म को एक्सप्लेन करके, और अगर आपको पॉइंट्स याद है ना तो आप हल्की से फुल्की गाइडलाइन लिख सकते हैं। नहीं तो आप केस श्योर नहीं है तो बिल्कुल मत लिखें। ये लिखने के बाद प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इट्स स्कोप, अगर ये ज्यादा मार्क्स का है तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करें किसे, केस को। ठीक है, केस को एक्सप्लेन कर दें कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वहां जरूरी हो जाती है जहां पे आपको लगता है कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है। और जो ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी किस किस केसेस में होगी, मैट्रिमोनियल में, ये सब पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और ये मैं आपको ललिता कुमारी का एक वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ये पूरा केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस आप समझ सकते हैं सीआरपीसी का। तो उसमें ये पूरा केस तो नहीं लिखेंगे आप, लेकिन उसके सपोज कीजिए 6-7 लाइन तो आप लिख सकते हैं जब ये क्वेश्चन 10 से ज्यादा मार्क्स का आता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, व्हाट इज इट्स एविडेंशियरी वैल्यू पे। देखिए, एविडेंशियरी वैल्यू जब आप करते हैं तो एविडेंशियरी वैल्यू में आप ये जाने कि एफआईआर एविडेंस से रिलेटेड कैसे है, यानी कि एविडेंस में अगर एफआईआर का जिक्र होता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, आप ये दिमाग में समझ लीजिए। अब जब आप सेकंड पार्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं तो यहां ऐसे अंडरलाइन करके उसका एक लाइन लिख दें कि एविडेंशियरी वैल्यू एफआईआर, ताकि जो चेक कर रहा है उसे पता चले कि ऊपर तो ये वाला पार्ट था और नीचे एविडेंशियरी वैल्यू स्टार्ट हो गई है। आप पैरा ना करें, ये जरूर करें अंडरलाइन करके, उससे डिस्टिंग्विश होती है और एग्जामिनर को लगता है हाँ उसकी चेक करने के लिए आसानी हो जाती है कि हाँ अब एविडेंशियरी वैल्यू स्टार्ट कर दी है इस बच्चे ने। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है एफआईआर सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है, बट एंड कैन ओनली बी यूज टू कोरोबोरेशन, यानी कि कोरोबोरेट करने के लिए अंडर सेक्शन, जरूर सेक्शन लिखें, याद है तो जरूर लिखें, नहीं आता है तो छोड़ दें। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी इस तरह से करें ना अंडर सेक्शन 157 ऑफ, तो एक्ट का कोड का पूरा नाम लिखें हमेशा। कभी भी ऐसे मत लिखना आईपीसी, सीआरपीसी, ऐसे कभी भी मत लिखना, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस और टू कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं एफआईआर को, अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट याद आ रहे हैं कि हाँ इसको नहीं, किसमें यूज नहीं, मतलब ये तो पता चल गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कोरोबोरेट हो गया, लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में, जो एफआईआर रजिस्टर करवाने गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही होगा। ये बात भी आप लिख सकते हैं कि इट कांट बी यूज्ड फॉर कोरोबोरेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्टी बट वन लॉजिंग एफआईआर। ठीक है, ये पॉइंट जरूर आपको लिखना पड़ेगा। अब पैरा चेंज आप तब करेंगे जब आप कोई और बात एफआईआर से रिलेटेड एविडेंशियरी में उठा रहे हैं, नहीं तो आप सेम पैरा में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब पैरा मैंने क्यों चेंज किया है, देखिए, क्योंकि मैं एफआईआर अब कह रही हूं एक्यूज्ड के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ऊपर तो था एक जनरल रूल की कॉन्ट्राडिक्ट कोरोबोरेशन, लेकिन अब पैरा चेंज करने पे आता है इफ एफआईआर इज गिवन टू पुलिस बाय एक्यूज्ड। अब एक्यूज्ड खुद कर रहा है एफआईआर को लॉन्च, ध्यान रखिएगा। तो ये कोरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज नहीं
क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस के तरफ से तो आता ही नहीं है। कौन? एक्यूज्ड। दैट्स व्हाई एफआईआर जो है वो कोरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए नहीं की जा सकती, क्योंकि एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन विटनेस के तरफ से बुलाया नहीं जाता। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपने सेक्शन 162 में मैंने आपको बताया था कि प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरफ से अगर जाता है तो उसे आप यूज कर सकते हैं। किसे? जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट्स हुई हैं। और ये भी तो वही आती है ना एफआईआर, क्योंकि वो भी तो पुलिस के सामने हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि एक्यूज्ड अगर लेके जाता है तो कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और पॉइंट भी है, बट इफ एफआईआर गिवन बाय इज अक्यूज्ड इज ऑफ नॉन कन्फेशनल नेचर, यानी कि वो वैसे स्टेटमेंट पास मतलब दे रहा है, कोई उसमें कन्फेशन नहीं है अगर उसका, ठीक है, वो कन्फेस नहीं कर रहा है, तो आपको पता है, हम एविडेंस एक्ट करेंगे तो पता चलेगा 21 और सेक्शन 8 में कंडक्ट में ये एडमिसिबल हो सकती है। क्या? एफआईआर। ठीक है, एफआईआर कंडक्ट कैसे कि आप एज अ कंडक्ट सेक्शन 8 में उसे ट्रायल में बता सकते हैं कि देखिए ये एक्यूज्ड भी इस तरह से इसने नॉन कन्फेशनल ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे दी थी जब वो एफआईआर लॉन्च करवाने आया। ये किस केस में है? जब एक्यूज्ड एफआईआर लॉन्च करवाने आता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब सपोज कीजिए ये 10 से ज्यादा मार्क्स का है, तो इसे कैसे इलेबोरेट आप करेंगे? मैंने लिखा मेन पॉइंट, अब इन्हें आप एक्सपेंड कर दीजिए। अब ये हमने देखा ना एफआईआर दी जाती है एक्यूज्ड से तो नहीं होती, तो आप इसमें कीजिए कन्फेशनल भी आप ऐड कर दीजिए कि अगर कन्फेशनल में आता है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कोरोबोरेट नहीं हो सकता। तो ये 3-4 बातें यहाँ एड ऑन हो जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर उसने कन्फेशनल में कहा है तो सेक्शन 8 में हो सकती है एज अ कंडक्ट, चाहे फिर वो कन्फेशनल हो। ये आप एलोबोरेट कर सकते हैं। अब देखो कैसे वर्ड पकड़ोगे। सेक्शन 8 की बात आई, इसीलिए आप इसे बता सकते हैं कि एफआईआर जो है एक्यूज्ड अगर नॉन कन्फेशनल में करवाता है तो सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस में भी वो यूज हो सकती है, लेकिन नॉन कन्फेशनल इन दोनों में यूज हो सकती है। तो वर्ड्स को आप पकड़िए कि अगर 10 नंबर का है तो उसमें इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, और अगर उससे ज्यादा का है तो आप उसमें एलेबोरेट किस तरह से करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जब भी आप रिवीजन करते हैं, जैसे मेंस क्वेश्चंस आपने लिखे होंगे उनकी आप रिवीजन करते हैं तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में अगर आपको 4 पॉइंट भी याद हैं तो आपको ये आना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आया तो मैं इसे कैसे रिलेट कर पाऊंगा। और आप जब नोट्स तैयार करें तो आप ऐसे ही तैयार करें, पूरा ऐसे छापने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, याद नहीं रहता है। मैं मेंस लिख चुकी हूँ, मुझे पता है कि कितनी कॉपी किताब वहां पे उठा के ले जाइए, लेकिन जब अगले दिन पेपर होता है, आप शाम को 5 बजे आए हैं और अगले दिन फिर एग्जाम होता है, आप रात को कितना करेंगे, और आपको अगले दिन के 2 पेपर की तैयारी करनी है तो आप कितना पढ़ेंगे। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाएं तो इसी तरह से बनाएं कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैंने इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को इलेबोरेट करना है। ये आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये सैंपल पेपर मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी अपने इंस्टाग्राम का, वहां पे आप ये सैंपल पेपर का वो देख सकते हैं। और आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितने आप क्वेश्चंस करेंगे कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता है। और 2 चीजों का ध्यान बिल्कुल रखिए, मैं एक बार समराइज कर दूं कि हमेशा केस तभी करें जब आपको याद हो। दूसरी चीज, एक्ट कोड का पूरा नाम लिखें, कभी भी शॉर्ट में आप नहीं लिख सकते, उसके फिर नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर और क्वेश्चंस के ऐसे सैंपल चाहते हैं तो प्लीज मुझे लिखिए और मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी। और उसके अलावा अगर आप नहीं कमेंट करते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर जो आ चुके हैं इन स्टेट्स में, जैसे हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, एमपी हुआ, और राजस्थान और दिल्ली वगैरह, वेस्ट बंगाल, तो इनके मैं फिर प्रीवियस देख के मैं आपको बताऊंगी। बाकी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन पे वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।